हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में छूट गए थे। यानी पहले जो 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन देख चुके हैं। BECC 101 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। इसमें भी हम जो है 5-6 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। और चूँकि कल ही एग्ज़ाम है इसीलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और जो हमने क्वेश्चन लाया है हम उसे देखेंगे ताकि ये जो है हमारे एग्ज़ाम में आए तो इसे हम लिख पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है पहला क्वेश्चन रखे हैं, अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है। इस कथन के प्रकाश में दुर्लभता और चुनाव के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर में हम देखेंगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लायनल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव करने का विज्ञान कहा है। तो चुनाव करने का विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने कहा था? लायनल रॉबिन्स ने। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है जबकि उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं और उन साधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इसलिए व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना पड़ता है। दुर्लभता का अर्थ क्या है? जो क्वेश्चन में हमारा था दुर्लभता, तो दुर्लभता का अर्थ है कि उपलब्ध संसाधन मानव की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी, समय और प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर मनुष्य की इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती है। इसी कारण संसाधनों की कमी की स्थिति उत्पन्न होती है। चुनाव का अर्थ क्या है? जब संसाधन सीमित हो और आवश्यकताएं अधिक हो तब व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए और किन्हें बाद के लिए छोड़ दिया जाए। यह निर्णय प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। दुर्लभता और चुनाव का संबंध क्या है? दुर्लभता तथा चुनाव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। यदि संसाधन असीमित होते तो किसी प्रकार के चुनाव की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हमें विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी के पास सीमित धन है तो उसे यह तय करना होगा कि पुस्तक खरीदें या अन्य मनोरंजन पर खर्च करें। अर्थव्यवस्था में यही स्थिति लागू होती है। सरकार को सीमित बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा तथा आधारभूत संरचना पर खर्च के बीच चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार दुर्लभता चुनाव को जन्म देती है और चुनाव अवसर लागत को उत्पन्न करता है। निष्कर्ष में जो है हम देखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को मुख्य विषय दुर्लभ संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु चुनाव करना है। इसी कारण रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा है। दुर्लभ और चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं तथा अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन इन्हीं पर आधारित है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमने रखा है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित पर भेद कीजिए और दोनों का जो है आपको जवाब देना होता है। तो पहला क्वेश्चन रखा है, उपभोक्ता का आधिक्य और उत्पादक का आधिक्य। इसका जो है उत्तर देखेंगे, उपभोक्ता का आधिक्य वह अतिरिक्त लाभ है जो उपभोक्ता को तब प्राप्त होता है जब वह किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार होता है उससे कम कीमत पर ही वह वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो है उत्पादक का आधिक्य वह अतिरिक्त लाभ है जो उत्पादक को तब तक प्राप्त होता है जब उसे किसी वस्तु के लिए उसकी न्यूनतम स्वीकार्य कीमत से अधिक प्राप्त होती है। उपभोक्ता की आधिक्य उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्राप्त संतुष्टि या लाभ को दर्शाता है, जबकि उत्पादक का आधिक्य उत्पादक के लाभ और आर्थिक कल्याण को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए
कोई उपभोक्ता किसी पुस्तक के लिए 500 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे वह पुस्तक 400 में ही मिल जाती है, तो 100 रुपये का उसका उपभोक्ता आधिक्य होगा। इसी प्रकार यदि उत्पादक किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने को तैयार था, लेकिन उसे 400 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 100 रुपया उत्पादक आधिक्य होगा। उपभोक्ता आधिक्य का संबंध मांग वक्र से होता है, जबकि उत्पादक आधिक्य का संबंध पूर्ति वक्र से होता है। उपभोक्ता आधिक्य उपभोक्ता के कल्याण का माप है, जबकि उत्पादक आधिक्य उत्पादों के कल्याण का माप माना जाता है। निष्कर्ष में देखेंगे, दोनों आधिक्य आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। उपभोक्ता आधिक्य उपभोक्ता के लाभ को तथा उत्पादक आधिक्य उत्पादक के लाभ को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन जो है, इसी का हम जो दूसरा क्वेश्चन रखे हैं, वास्तविक और आदर्शमूलक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में होने वाली अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि क्या इसमें मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते। दूसरी ओर आदर्शमूलक अर्थशास्त्र यह बताता है कि क्या होना चाहिए। इसमें नैतिकता, सामाजिक कल्याण और मूल्य निर्णयों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए, भारत में बेरोजगारी की दर 7% है, एक वास्तविक कथन है क्योंकि यह तथ्य पर आधारित है, जबकि सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए अधिक रोजगार योजनाएं शुरू करनी चाहिए, एक आदर्शमूलक कथन है क्योंकि इसमें सुझाव और मूल्य निर्णय शामिल है। वास्तविक अर्थशास्त्र वस्तुनिष्ठ होता है तथा वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है। इसके विपरीत आदर्शमूलक अर्थशास्त्र व्यक्तिपरक होता है और सामाजिक आदर्शों पर आधारित होता है। निष्कर्ष में जो है देखेंगे, वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक तथ्यों और कारणों का अध्ययन करता है, जबकि आदर्शमूलक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के समाधान तथा नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है। दोनों मिलकर अर्थशास्त्र को अधिक उपयोगी और व्यापक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमने रखा है, क्या आप समझते हैं कि कंकुतानुपूर्ण मांग वक्र कीमत अन्यता को दर्शाती है? कारण बताइए, इसकी क्या सीमाएं हैं? ये जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंकुतानुपूर्ण मांग वक्र का सिद्धांत पॉल स्वीजी द्वारा अल्पाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण की व्याख्या के लिए दिया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि अल्पाधिकार बाजार में वस्तुओं की कीमत लंबे समय तक स्थिर रहती है तथा उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता। कीमत अन्यता का कारण, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई फर्म अपनी कीमत बढ़ाती है तो अन्य प्रतिस्पर्धी फर्में उसका अनुसरण नहीं करती, परिणाम स्वरूप उस फर्म की बिक्री में भारी कमी आ जाती है, इसलिए कीमत बढ़ाना लाभदायक नहीं होता। दूसरी ओर यदि कोई फर्म कीमत घटाती है तो प्रतिस्पर्धी फर्में भी अपना कीमत घटा देती है, इससे बाजार हिस्सेदारी में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती और लाभ कम हो जाता है, इसलिए कीमत कम करना भी लाभदायक नहीं होता। इसी कारण फर्में कीमतों को स्थिर बनाए रखना पसंद करती है। मांग वक्र में जो मोड़ उत्पन्न होता है वह कीमत की अन्यता को दर्शाता है। चित्र में आप जो है देखेंगे कुछ इस प्रकार से जो है मांग वक्र का जो है चित्र इसका जो बनता है, इसमें जो है के बिंदु पर जो है मांग वक्र में मोड़ आता है, वह मूल्य स्थिरता को दर्शाता है। कीमत देखें और इधर जो है मात्रा, और ये जो मोड़ आया ये मूल्य स्थिरता को दर्शा रहा है। सिद्धांत की सीमाएं क्या है? यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि प्रारंभिक कीमत कैसे निर्धारित होती है, यह केवल मूल्य स्थिरता की व्याख्या करता है, मूल्य निर्धारण की नहीं। वास्तविक बाजार में प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रियाएं
हमेशा समान नहीं होती है। चौथा जो है, सभी अल्पाधिकार बाजारों में मूल्य स्थिरता नहीं पाई जाती। विज्ञापन, उत्पादन विभेदीकरण तथा गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा की उपेक्षा की गई है। सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। निष्कर्ष में देखेंगे, ककुतानुपूर्ण मांग वक्र अल्पाधिकार बाजार की कीमतों की स्थिरता को समझाने का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किंतु इसकी कई व्यवहारिक सीमाएं भी हैं, जो सीमाएं हमने देखा। अब जो है अगला क्वेश्चन रखा है, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा दीजिए। हम इस वक्र का वृद्धिमान, स्थिर तथा ह्रासमान प्रतिफल दिखाने के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? चित्र सहित दर्शाने का ये क्वेश्चन जो है आपका आता है। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा पहले देखिए। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो सीमित संसाधनों और उपलब्ध तकनीक की सहायता से उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न अधिकतम संयोजनों को दर्शाता है। यह संसाधनों की दुर्लभता, अवसर लागत तथा आर्थिक दक्षता को प्रदर्शित करता है। पहला जो है वृद्धिमान प्रतिफल। इसमें जब संसाधन को बेहतर उपयोग के कारण उत्पादन बढ़ाने पर अवसर लागत घटती है, तब पीपीसी मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र, और उसका कुछ इस प्रकार से जो है चित्र आपका देखने को मिलेगा। सचित्र दर्शाना होता है इस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है अवतल जो है होता है, मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। दूसरा जो है स्थिर प्रतिफल। जब अवसर लागत स्थिर रहती है, तब पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होती है। देख पाएंगे आप जो है, ये सीधी रेखा जो है हमारा उत्पादन सीधा जो है स्थिर प्रतिफल का जो है पहचान है। तीसरा जो है ह्रासमान प्रतिफल। उत्पादन बढ़ने पर अवसर लागत बढ़ती है, तब पीपीसी मूल बिंदु से उत्तल होता है। इसमें देखें आप, वृद्धिमान में अवतल होता है और ह्रासमान में जो है उत्तल होता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे, पीपीसी संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग तथा अवसर लागत को समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके आधार पर वृद्धिमान, स्थिर तथा ह्रासमान प्रतिफलों की व्याख्या की जा सकती है। अब तीसरा जो है क्वेश्चन हमने रखा है, क्या प्रौद्योगिकी उत्पादन संभावना वक्र को दाहिनी ओर खिसका देती है? व्याख्या कीजिए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपका, तो इसका जो है आंसर है हाँ। प्रौद्योगिकी में सुधार उत्पादन संभावना वक्र को दाहिनी ओर खिसका देती है। जब नई तकनीक अपनाई जाती है, तो वही संसाधन पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और पीपीसी बाहर दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाती है। चित्र के अनुसार यहाँ पर देखेंगे आप, पीपीसी 2 और पीपीसी 1 रखा गया है, किस प्रकार जो है दाहिनी ओर जो है स्थानांतरित हो रही है। यहाँ पर जो है पीपीसी 2 पीपीसी 1 से बाहर है, जो तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि को दर्शा रहा है। निष्कर्ष में देखेंगे, अतः तकनीक विकास आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्रोत है। यह उत्पादन संभावना वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित करता है। चौथा अब क्वेश्चन हमने रखा है, फर्म का विस्तार पथ क्या होता है? एक रेखांकित समपात उत्पादन फलन का अल्पकालिक विस्तार पथ दर्शाइए। पहले जो है फर्म का विस्तार पथ देखिए। विस्तार पथ वह रेखा है जो विभिन्न समोत्पाद वक्रों और सम लागत रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ती है। यह बताता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्म किन अनुपातों में उत्पादन कारकों का प्रयोग करेगी। अल्पकाल में विस्तार पथ जो है, अल्पकाल में एक उत्पादन कारक स्थित रहता है और दूसरा परिवर्तनीय होता है, इसलिए विस्तार पथ स्थिर कारक के समांतर होता है। चित्र में कुछ इस प्रकार आप देखेंगे, चित्र में
यह पूंजी स्थिर है और श्रम परिवर्तनीय है, इसलिए विस्तार पथ ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में दिखाया गया है। निष्कर्ष में देखेंगे, विस्तार पथ फर्म को न्यूनतम लागत पर उत्पादन बढ़ाने का मार्ग दिखाता है तथा उत्पादन सिद्धांत को इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा जो है क्वेश्चन है, बाह्य मितव्ययों और बाह्य अपमितव्ययताओं में भेद कीजिए। बाह्य मितव्ययताएं जब किसी उद्योग या क्षेत्र के विकास के कारण किसी फर्म की उत्पादन लागत घटती है और उसे लाभ प्राप्त होता है तो उसे बाह्य मितव्ययता कहते हैं। उदाहरण के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान का प्रसार, सहायक उद्योगों का विकास। अब जो है बाह्य अपमितव्ययता है, जब किसी उद्योग के अत्यधिक विस्तार के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है और फर्म को हानि होता है तो उसे बाह्य अपमितव्ययता कहते हैं। उदाहरण के लिए यातायात की समस्या, भूमि और किराए की बढ़ती कीमतें, श्रमिकों की कमी, प्रदूषण एवं भीड़ भाड़। अब जो है मुख्य अंतर इसका देखेंगे, जो है प्रभाव क्या पड़ता है, तो बाहरी मितव्ययता में जो है लागत घटती है और बाहरी अपमितव्ययता में लागत बढ़ती है। परिणाम में लाभ बढ़ता है और इसमें जो है आपका लाभ घट जाता है। कारण जो है उद्योग का विकास और इसमें उद्योग का अत्यधिक विस्तार। प्रभाव की प्रकृति क्या है, इसकी अनुकूल है और इसकी जो है प्रतिकूल। निष्कर्ष में हम देखेंगे, बाहरी मितव्ययताएं उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जबकि बाहरी अपमितव्ययताएं उत्पादन लागत बढ़ाकर उद्योग की दक्षता को प्रभावित करती है। अब अगला जो है क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन आता है इसमें दो क्वेश्चन आपके सामने रहता है, 10-10 मार्क्स का ये क्वेश्चन या फिर 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। दो क्वेश्चन, उसी में से एक क्वेश्चन हमने रखा है। एक जो है किसी क्वेश्चन से आ सकता है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो है इसे रख लिया हमने। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ श्रम का पूर्ति वक्र। इसमें जो है इसका आंसर देखेंगे, पीछे की ओर मुड़ा हुआ श्रम पूर्ति वक्र श्रमिकों की मजदूरी दर और श्रम की आपूर्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। सामान्यतः मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक अधिक कार्य करना चाहते हैं, इसलिए श्रम की पूर्ति बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद जब मजदूरी काफ़ी अधिक हो जाती है तब श्रमिक अधिक आय के कारण अवकाश को प्राथमिकता देने लगते हैं और काम के घंटे कम कर देते हैं। इस स्थिति में मजदूरी बढ़ने के बावजूद श्रम की पूर्ति घटने लगती है, जिसके कारण श्रम पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। इसे बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व भी कहा जाता है। कारण जो है आय प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव पर हावी होना, अधिक आय प्राप्त होने पर श्रमिक अवकाश को महत्व देना। तीसरा जो है जीवन स्तर में सुधार होने पर कार्य घंटों में कमी। इसमें आप चित्र के अनुसार देखेंगे मजदूरी और जो है श्रम को दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से। निष्कर्ष में जो है इसका देखेंगे, इस प्रकार श्रम पूर्ति वक्र का पीछे की ओर मुड़ना दर्शाता है कि बहुत अधिक मजदूरी पर श्रमिक अधिक अवकाश चुनते हैं और श्रम की आपूर्ति कम कर देता है। तो इस वीडियो में जो है हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन को देखा जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कुछ का जो है कमेंट आया था कि न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक प्रश्न का भी जो है आंसर दीजिए, बताइए उसके बारे में। तो उसका जो है हमारे पास, उसके लिए जो है हमें हल करना पड़ेगा और उस हल करने के लिए जो है हमें एक बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आगे से कोशिश करेंगे कि जो है न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और कल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही
इग्नू से रिलेटेड जो है क्वेश्चन के आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।